अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका के कई देश तो अभी ऐसे हैं जो ठीक से आर्थिक ग्रोथ भी नहीं देख पाए हैं। अमेरिका के साथ उनके संबंधों में एक बार अचानक तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को अब ये सीधी चेतावनी दी है, 250 नए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं। परमाणु शक्ति से लैस ईरान इजराइल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा। किम जोंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का वो जिन है जो 2-3 महीने पर बोतल से एक बार बाहर निकल के अमेरिका की टेंशन, यूट्यूबर्स के व्यूज और न्यूज चैनल्स की टीआरपी को बढ़ा देता है। अब ईरान और उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के कारण अमेरिका के साथ उनके संबंधों में एक बार अचानक तनाव फिर से बढ़ गया है। उत्तर कोरिया ने जिस तरह से अपने सैनिकों की एक बड़ी संख्या रूस यूक्रेन युद्ध में भेजी है, उससे यूएसए के खिलाफ एशिया में एक बड़ा सैन्य गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें पर्दे के पीछे से चीन भी शामिल है। चूंकि चीन के बहुत सारे व्यापारिक हित अमेरिका और यूरोप के साथ साझा होते हैं, इसलिए वो खुल के अभी इन सैन्य अभियानों का, मिलिट्री ऑपरेशंस का हिस्सा नहीं बन सकता है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को अब ये सीधी चेतावनी दी है कि यदि उनके देश पर हमला होता है या एग्रेशन दिखाया जाता है तो वो सीधे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। रूस की सैन्य सहायता के बाद अब नॉर्थ कोरिया ईरान की सैन्य और विशेष रूप से परमाणु कार्यक्रम सहायता करने की प्लानिंग कर रहा है, जो अपने आप में जियोपॉलिटिकल शक्ति संतुलन को पूरी तरीके से बदल देगा। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ सीमा पर 250 नए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तैनात किए हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग, उनका दावा है कि इन मिसाइलों को परमाणु वॉरहेड से भी लैस किया जा सकता है और इसकी जद में पूरा साउथ कोरिया आता है। एक्सपर्ट्स की अगर हम माने तो इसमें कोरियाई प्रायद्वीप पर संघर्ष की संभावना फिर से बढ़ सकती है। अमेरिका वहां पर फिर से एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकता है। दूसरी ओर ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं भी दुनिया से छुपी नहीं है। ईरानी सांसद अहमद बख्शायेस ने दावा किया था कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल कर ली है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। एक परमाणु शक्ति से लैस ईरान इजराइल के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा देगा और आज जो युद्ध आप मिडिल ईस्ट में देख रहे हैं उसमें एकाएक पूरी दुनिया की लगभग जो हर महाशक्तियां हैं वो कूद जाएंगी। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है जहां ईरान इजराइल पर परमाणु हमला करने की सोचेगा तो अमेरिका और उसके यूरोपियन एलाई यानी नाटो एलाई चुप नहीं बैठेंगे। ईरान को रूस और चीन की तगड़ी बैकिंग रहेगी। तो इस स्थिति को अगर तीसरा महायुद्ध कहा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इन घटनाक्रमों से क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इन चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए समन्वित प्रयास करना पड़ेगा। 5 मुख्य भू राजनीतिक प्रभाव जिसे आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसे घटनाक्रम होते हैं तो दुनिया में कौन से 5 बड़े चेंजेस आते हैं। पहला, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव। ईरान और उत्तर कोरिया के बीच सैन्य और परमाणु सहयोग से मध्य पूर्व और पूर्वी एशिया में शक्ति संतुलन प्रभावित हो सकता है। ईरान की बढ़ती परमाणु क्षमताओं से इजराइल और सऊदी अरब जैसे देशों की सुरक्षा चिंताएं बढ़ेंगी, जबकि उत्तर कोरिया की क्षमताएं दक्षिण कोरिया और जापान के लिए खतरा बन सकती हैं। जहां इजराइल और अरब नेशंस मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी हैं, तो वहीं उत्तर कोरिया और जापान के साथ यूएसए के डिफेंस एग्रीमेंट हैं जो उसे युद्ध में सामने आने के लिए विवश करेंगे। तो ये एक बड़ा टकराव दुनिया के 2 ध्रुवों पर जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर प्रश्न। दोनों देशों पर संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंध पहले से ही चल रहे हैं। इसके बावजूद उनका सहयोग जारी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर यह बढ़ता हुआ सहयोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि ये जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं ये अपने आप में कितने एफिशिएंट हैं। अन्य देशों को भी प्रतिबंधों की अवहेलना करने के लिए ये चीजें प्रेरित कर सकती हैं। ये दिखाता है कि अब दुनिया में 2 वर्ल्ड ऑर्डर सीधे सीधे बन रहे हैं। एक वेस्टर्न डायमेंशन है और दूसरा चीन की छाया में एशिया का अपना वर्ल्ड ऑर्डर बनता दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका की शत्रुता के कारण एक खेमे में कई देश आ रहे हैं जो एक सैन्य मोर्चा बना रहे हैं और इसको व्यापारिक, कूटनीतिक और जो नजदीकी गठबंधन है इसका भी रूप दे रहे हैं, जिसका हालिया एग्जाम्पल हम ब्रिक्स को कह सकते हैं।
तीसरा पॉइंट, अमेरिका के साथ तनाव में वृद्धि। ईरान और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते संबंध अमेरिका के लिए सीधी चुनौती हैं। यह सहयोग अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता और उसके सहयोगियों के साथ संबंधों को भी प्रभावित करेगा ही करेगा। इतने प्रतिबंधों के बावजूद अगर ईरान और नॉर्थ कोरिया और रूस न सिर्फ अपने अभियानों को जारी रखे हुए हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि ईरान लगातार परमाणु कार्यक्रमों की ओर प्रयास कर रहा है, नॉर्थ कोरिया एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और रूस लगातार 3 सालों से लगभग सफलतापूर्वक अपना अभियान यूक्रेन में चला रहा है, तो भला फिर इन प्रतिबंधों का क्या अस्तित्व? यूएसए को और उल्टा ये लोग धमकी भी दे रहे हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अमेरिका अपने साम्राज्य की ढलान पर है? क्या आने वाले 10-15 साल बाद ये दुनिया रीजनल सुपर पावर्स को देखेगी? आखिर यूएसए के सैंक्शंस कितने प्रभावी हैं? ये सारे सवाल अमेरिका के पार्टनर्स भी जरूर सोच रहे होंगे कि आज जो अमेरिका उनके साथ मजबूती से खड़ा है, आगे आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद क्या ये अमेरिका उतना ही ज़्यादा मजबूत रहेगा? और इजराइल को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि जो अनियंत्रित सैन्य अभियान वो अमेरिका के दम पे चला रहा है, ये कितना सही है भविष्य के लिए। चौथा पॉइंट, हथियारों की दौड़ में तेजी। इन देशों के परमाणु कार्यक्रमों में प्रगति से क्षेत्रीय हथियारों की जो दौड़ है वो ज़्यादा तेज होगी। अन्य देश भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परमाणु संपन्न जो कार्यक्रम है उसको संचालित करेंगे, जिससे वैश्विक अस्थिरता का खतरा पैदा होगा। बात सीधी सी है, अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आता है तो सऊदी अरब चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अमेरिका का उससे समझौता है, तुम हमें तेल और लोकेशन दो, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। तो क्या इस स्थिति में अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु हथियार मुहैया कराएगा? और इस टकराव से एशिया और इंसानों का वास्तविक भविष्य आगे आने वाले कुछ सालों में क्या रहने वाला है? पांचवा और अंतिम पॉइंट, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की जटिलता में वृद्धि। ईरान और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और जटिल हो जाएगी। अमेरिका उसके सहयोगियों को इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नई रणनीतियों और गठबंधन की आवश्यकता पर जोर देगा। ब्रिक्स की धमक अब तक वेस्टर्न कंट्रीज को हिला रही है। अगर पुतिन आगे बढ़कर नाटो को चुनौती देने के लिए चीन, रूस और कोरिया और बेलारूस वगैरह जो अन्य रशियन एलाइज हैं उनको मिला के कोई सैन्य गठजोड़ बनाते हैं, तो अमेरिका की क्या प्रतिक्रिया होगी? इस स्थिति में यूक्रेन कितने दिन तक रूस का मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो नाटो का सदस्य भी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के उस सपने का क्या होगा जिसमें कहा तो ये जाता था कि सबके आर्थिक हित एक दूसरे से जुड़े हैं, और अब दुनिया सैन्य जो संकट हैं उससे उबर आई है। पिछले 30 सालों में गिनती के देशों ने ही इस वैश्वीकरण की तरक्की से फायदा उठाया है। अफ्रीका, इंडिया, साउथ अमेरिका के कई देश तो अभी ऐसे हैं जो ठीक से आर्थिक ग्रोथ भी नहीं देख पाए हैं। तो इनके मानवीय सपनों का क्या ये महाशक्तियां ध्यान रखेंगी? इन घटनाक्रमों से वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आपका इस पर क्या विचार है? आप इस सारे खतरे को कैसे देखते हैं? और जो परमाणु हथियारों का खतरा हमारी दुनिया में बढ़ रहा है, इसके विषय में एज अ व्यूअर आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और उससे अपने सब्जेक्ट्स को उठाते हैं। और 9 PM के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।